ईद के मौके पर ममता बनर्जी ने, यूं तो वो गई थी ईद में सम्मिलित होने, लेकिन जो ईद है इसको कहा जाता है कि अमन और भाईचारे के लिए ईद की जाती है, लेकिन ममता बनर्जी ने वहां भाषणबाजी की, राजनीतिक भाषण दिया और उन्होंने कहा कि ये जो देश है इसमें अंग्रेजों की नीति पर बीजेपी चल रही है। ये सेम वर्ड आज अखिलेश यादव ने भी एक ईद के कार्यक्रम में बोले। सवाल यह है, ये जो दोनों नेता, चाहे वो आपका ये अखिलेश यादव हो, फिर चाहे वो ममता बनर्जी हो, ये दोनों लोग ये नफरत की राजनीति करके ही सत्ता में आए हैं। आज ये पाठ पढ़ा रहे हैं बीजेपी को, ये कह रहे हैं कि देश में अंग्रेजों का राज, अंग्रेजों की नीतियों को लागू कर रहे हैं बीजेपी। या अखिलेश यादव बोले और ये ममता बनर्जी भी बोली। मुझे तो लगता है कि ये भी कहीं एक टूल किट का हिस्सा है कि नेताओं को, जो देश विरोधी एजेंडा फैलाने वाले लोग हैं, जो मोदी विरोधी एजेंडा चलाने वाले लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं से लिख के दिया गया कि आप एक वर्ड याद कर लो और उसको हर जगह बोलो और ये बोलो कि बीजेपी फूट डालो राज करो की नीति पर चल रही है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि ममता बनर्जी और अखिलेश यादव जरा मुझे बताएं कि वो फूट किसके अंदर डाल रही है और कैसे डाल रही है। क्या आपके राज्य में सब अमन कायम है? अगर ममता बनर्जी की माने तो वो कहती है कि पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा भाईचारा है। उन्होंने भाषण दिया ईद पर, वो भाषण देने के लिए गई थी क्या? उन्होंने भाषण दिया, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा हम डरते नहीं हैं, हम लड़ते हैं, हम काफिर नहीं हैं। किसकी लैंग्वेज है ये कट्टरपंथियों की लैंग्वेज है। जो कट्टरपंथी होते हैं वो कहते हैं कि हम अच्छे हैं और बाकी सब काफिर हैं। तो ममता बनर्जी किसको कह रही है कि हम डरते नहीं हैं, लड़ते हैं, हम काफिर नहीं हैं? इस शब्द का मतलब समझिए। इस शब्द का सीधा सीधा मतलब है कि ममता बनर्जी उस भाषा को बोल रही है जिस भाषा को अभी तक घुसपैठिए बोलते रहे, वो उस भाषा को बोल रही है जिस भाषा को इस दुनिया के कट्टरपंथी बोलते हैं कि हम काफिर नहीं है, हम तो ऐसे हैं और हम वैसे हैं, हम तो लड़ते हैं। तो किसको लड़ा रही है? ममता बनर्जी खुद लड़ने और लड़ाने की बात करती है और कहती है कि पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा शांति है। क्या पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा शांति है? आप अगर इस प्रश्न का उत्तर देश के किसी भी नागरिक से पूछोगे जो जागरूक है थोड़ा सा, तो वो बताएगा कि पश्चिम बंगाल एकमात्र राज्य ऐसा है जहां आज भी बम फोड़े जाते हैं। बम है कहीं सुना आपने? कश्मीर को अगर छोड़ दें कि वहां पाकिस्तान पार से आतंकवादी आते हैं, हैंड ग्रेनेड फेंकते हैं, वो हुए आतंकवादी। लेकिन पश्चिम बंगाल, वहां आप देखिए कभी 100 बम पकड़े गए, कभी 200 बम पकड़े गए गली मोहल्ले में, और चुनाव के दौरान कितनी बमबाजी हुई है। ममता बनर्जी कहती है कि यहां अमन शांति है, वहां चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पकड़ पकड़ के मारा गया, उनके घर जलाए गए, महिलाओं के साथ बलात्कार कर दिए गए। और ममता बनर्जी कह रही है कि पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा अमन शांति है। ममता बनर्जी जी, क्या अगर ये अमन शांति है तो फिर दंगा किसको कहते हैं? फिर जो है अत्याचार किसको कहते हैं? फिर हिंसा किसको कहते हैं? आप ये बताइए कि आपकी सरकार के ऊपर बीजेपी को एक तरफ रख दो, सरकार को एक तरफ रख दो, हिंसा को लेकर ये SC ST आयोग, महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, ये क्या, ये तो राजनीतिक नहीं है? इन सब ने हिंसा का आरोप लगाया है। इन्होंने कहा कि जो उनके पास एप्लीकेशन आई उनके आधार पे प्रथम दृष्टया जो उन्होंने देखा उसमें दिखता है कि पश्चिम बंगाल के अंदर हिंसा हुई और इस हिंसा को TMC के लोग संचालित कर रहे थे और सरकार मूक दर्शक बनी हुई थी। कई रिपोर्ट्स कहती हैं कि पुलिस का भी सपोर्ट दंगाइयों को था। यह अमन शांति है? पूरे भारत में कोई प्रदेश ऐसा नहीं है जहां इस तरह की हिंसा हुई हो जैसी पश्चिम बंगाल में हुई है। चुनाव के बाद हुई हिंसा के वीडियोस हमारे पास अभी भी हैं, पूरे देश में सर्कुलेट हो रहे हैं और इसको लेकर के कलकत्ता हाई कोर्ट ने बाकायदा केस दर्ज करने के लिए CBI को कहा है। CBI मामले की जांच कर रही है और इस तरह की बातें सामने आ रही हैं जो विभत्स हैं, उसको बयान नहीं किया जा सकता। कहीं आपने सुना है
कि महिलाओं को रात को उठा के ले जाते हैं गुंडे और फिर सुबह उसको घर छोड़ जाते हैं, ये कहते हुए कि यदि एफआईआर कराई तो तेरे घर वालों को मार दे। ऐसा विभत्स दृश्य सोचकर रूह कांप जाती है कि ऐसा हमारे देश में हो रहा है। आजाद भारत में, देश की आजादी के 75 साल बाद अधिकांश लोग पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि लग रहा है कि इसके अलावा और कोई हल नहीं है। ममता बनर्जी अपने राज्य में 50 किलोमीटर अंदर तक बीएसएफ को नहीं आने देती है। वो कहती है कि बीएसएफ अंदर नहीं आएगी, हमारी पुलिस उसको चेक करेगी। क्यों? क्योंकि वो घुसपैठियों पर, गो तस्करों पर, मानव तस्करों पर वो एक्शन करते हैं, उनको गिरफ्तार करते हैं। गो तस्करों से आए दिन भिड़ंत होती है और कई बार बीएसएफ के जो सैनिक हैं उनके ऊपर हमला करते हैं। और ममता बनर्जी चाहती है कि बीएसएफ इंटरफेयर ना करे। तो ममता बनर्जी फिर चाहती क्या है कि पश्चिम बंगाल में गो तस्करी बढ़े, पश्चिम बंगाल में मानव तस्करी बढ़े, अपराधियों को पकड़ना चाहती है। तो ममता बनर्जी को बौखलाहट है। क्यों भाई? और वो कहती है कि यहां सब ठीक है, और बीजेपी को कहती है कि बीजेपी अलगाववादी नीति कर रही है, वो राजनीति कर रही है। तो ममता बनर्जी के इस भाषण को लेकर आज पूरे देश में हंसी उड़ी और कहा देखिए ममता बनर्जी गई तो थी ईद मनाने, वहां भाईचारे की बात करती, अमन की बात करती, शांति की बात करती तो समझ में आता। लेकिन ममता बनर्जी ने वहां उकसाऊपूर्ण बातें की कि हम डरते नहीं हैं तो हम लड़ते हैं। और यही जो भाषा है, इसी से लगता है कि ममता बनर्जी लोगों को उकसा कर उस बात के लिए तैयार करना चाहती है कि यदि कभी राष्ट्रपति शासन पश्चिम बंगाल में लगा, जिसके चांस बन रहे हैं, हर रिपोर्ट कहती है कि राष्ट्रपति शासन लगाओ। जितने बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल वहां जांच के लिए हिंसा की गए, सबने यही कहा कि एक ही इलाज है, राष्ट्रपति शासन। वहां के जो राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़, उन्होंने रिपोर्ट केंद्र को भेजी है और उन्होंने भी कहा यहां शांति बहाल करनी है तो एक ही इलाज है, राष्ट्रपति शासन। लेकिन ममता बनर्जी जी, इनको लगता है कि राष्ट्रपति शासन यदि लगा कल को तो यहां किस तरह से शांति भंग करनी है, एक विशेष वर्ग को भड़काकर यहां हिंसा को अंजाम देने की शायद तैयारी चल रही है। जो लोग पश्चिम बंगाल में रहते हैं उनका कहना यह है कि यहां रोहिंग्या और बांग्लादेशी इस तरह से घुसपैठ करके पूरे पश्चिम बंगाल में फैल चुके हैं, जिनके पास आज फर्जी आधार कार्ड है, फर्जी राशन कार्ड है और उनके पास सारे दस्तावेज वो हैं जिससे कोई वो उनको ये नहीं कह सकता कि ये भारत के लोग नहीं हैं। और वो यहां हिंसा के लिए तैयार बैठे हैं। हमने देखा कि इस देश में रामनवमी का जुलूस हो या हनुमान जन्म उत्सव का जुलूस हो, उसके ऊपर हमला हुआ, दिल्ली में भी हुआ। और तार कहां जुड़े? बांग्लादेश से। पता क्या चला? पीएफआई उसके पीछे है। तो ये सब चीजें जो तार जुड़ रहा है, हर दंगे के पीछे कहीं ना कहीं बांग्लादेशी घुसपैठियों का हाथ नजर आ रहा है और ममता बनर्जी इनको संरक्षित करने का काम कर रही हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का आरोप है। इस आरोप में ये कितना दम है ये हमें पता लगता है, क्योंकि जैसे ही सरकार एनआरसी लाने की बात कर रही थी तो ममता बनर्जी पहली मुख्यमंत्री वो थी जिसने कहा था एनआरसी हम लागू नहीं होने देंगे और हम देखते हैं यहां से किसको बाहर निकाला जाएगा। केंद्र को सीधी चुनौती दे दी। ये कैसे होता है भाई? आप अमन शांति वाला प्रदेश हो तो फिर आपकी यहां से लाखों जनता क्यों छोड़ के असम में गई है? असम में विस्थापित हो गए लोग, अपने घर लौटने को अभी भी तैयार नहीं है लोग। क्यों? क्योंकि उनको डर है कि वो अगर लौटे तो उनका कत्ल कर दिया जाएगा या उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार किए जाएंगे, उनके घर जला दिए जाएंगे। और इसलिए दहशत में वो असम में हेमंत बिस्व शर्मा की जहां सरकार है वहां टेंट में रहने को मजबूर हैं आज भी। ममता बनर्जी जी अपने राज्य को सबसे सुंदर बता रही हैं, सबसे बड़ा अमन शांति वाला बता रही हैं। ये अपने आप में एक सवाल है कि ममता बनर्जी का ये बयान ईद के दिन जो आया है ये उकसाने वाला है। ये किसके लिए उकसाया जा रहा है? क्या ये गृह युद्ध की तैयारी चल रही है? ये क्या केंद्र सरकार को ब्लैकमेल करने की बात है? क्या देश में अशांति फैलाने की बात है? ममता बनर्जी जी के जितने भाषण आप देख लेंगे वो सब के सब एक विशेष वर्ग को टारगेट करके किए जा रहे हैं। तो इसीलिए जनता सवाल उठा रही है कि ममता बनर्जी जी ने जो ये भाषण दिया है ईद के दिन, इसमें इस तरह की भाषा का क्यों इस्तेमाल किया? क्यों उन्होंने काफिर कहा? और काफिर कहा तो किसको काफिर कहा? ये पूरा देश जानना चाहता है। कट्टरपंथियों के मुंह से अभी तक हमने ये शब्द सुना था
कि हम काफिर नहीं, तो ममता बनर्जी कौन है यह जानना पूरा देश चाहता है। ममता बनर्जी इस बारे में जवाब दें। वंदे मातरम।